नमस्ते नौकासी। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी सुजीत सिंह के साथ। मित्रों, कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे लगभग जहाँ आबादी 65% है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो ये 80 से 85% जाता है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि इस देश में कृषि कितना महत्वपूर्ण एक विभाग कह लीजिए या एक महत्वपूर्ण उद्योग कह लीजिए, क्योंकि अब कृषि को भी उद्योग का दर्जा दिया जा चुका है। इसी सिलसिले में आज हम लोग जो है बनारस से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर आए हुए हैं जखनी गांव में, जहां पे हमारे एक प्रगतिशील किसान हैं जयप्रकाश जी, जिनको कि 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनके बीज जो इनोवेटिव बीज जो है, जो कि इन्होंने रिसर्च किए हुए हैं, वो पूरे भारत में इस समय जो बिक रहे हैं, चल रहे हैं, और उस बीज के माध्यम से भी किसान जो है अपनी उत्पादकता को बढ़ा रहे हैं। तो मित्रों, हम लोग ज़्यादा समय न व्यस्त करते हुए सीधा हम लोग जयप्रकाश सर से बात करेंगे और जयप्रकाश से हम लोग ये जानना चाहेंगे कि पहले हमारे चैनल के माध्यम से अपना पूरा परिचय दें, उसके बाद इनसे हम कुछ किसी से संबंधित कुछ समस्याओं के विषय में बात करेंगे और कुछ जो है प्रयोगशाला पे भी बात करेंगे। तो सर, नौकासी की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले सर अपना परिचय दें। हमारा नाम जयप्रकाश सिंह है, ग्राम टड़ियाँ, पोस्ट ढडोरपुर, आराजी लाइन, राजा तालाब तहसील मेरा है, जिला वाराणसी के। हम एक प्रगतिशील किसान हैं। हम 1997 से हमने अपना शोध कर रहे हैं गेहूं, धान, अरहर के ऊपर, और देसी वैरायटियों का पूरे भारत से धान का हमने संरक्षण किया। मैंने धानों का हज़ारों वैरायटी, फिर उनसे हमने सिलेक्शन कर करके उन्नत प्रजाति बनाकर मैं भी खेती कर रहा हूँ। हमसे काफ़ी किसान भी जुड़े हुए हैं, वो भी हमसे बीज ले जाकर और उसकी पैदावार ले रहे हैं और खुश भी हैं। ये है। सर, सबसे पहले बात कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको कितनी बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हैं, मोदी जी से भी कैसे मुलाकात और मोदी जी ने आपसे क्या कहा था, ये थोड़ा सा हमारे बताएं, फिर उसके बाद हम सवाल शुरू करेंगे। जी, हमको देखिए 2002 में महामहिम APJ अब्दुल कलाम जी ने 2002 में मुझे पुरस्कार दिया था, सांत्वना पुरस्कार। एक है संस्था जो है NIA, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, जो अहमदाबाद में है, उन्हीं लोगों के माध्यम से ये पुरस्कार मुझे मिला था। फिर हमारे वैरायटी को ट्रायल में भारत सरकार के यहाँ लगवाया गया, जैसे IIR है, पूसा है, आपके GV पंत विश्वविद्यालय है, वगैरह वगैरह जगह। तो उसमें हमारी वैरायटी अच्छी पाई गई। तो मुझे 2009 में 18 तारीख को प्रथम पुरस्कार श्रीमती महामहिम प्रतिभा पाटिल के द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और हमारी 9 वैरायटी गेहूं का रजिस्टर भी किया गया है दिल्ली से, और 6 वैरायटी अरहर का मेरा रजिस्टर हुआ है। और धान का मैं कराना चाह रहा हूं, लेकिन वहां नियम बदल गया है। अब वो लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी वालों को बुलाकर आप दिखाकर फिर वो लोगों से साइन कराकर हम फार्म भर कर भेजिए, तब रजिस्टर होगा। तो हमने 2-3 बार चेक किया, यूनिवर्सिटी में हमारा BHU है बगल में। अब ये लोगों को लेटर लिखते हैं, जाकर बुलाते हैं कि हमारा खेत चल कर परीक्षण कर लीजिए, तब हमको वो रजिस्टर कराने में आसान होगा, लेकिन ये लोग आ नहीं रहे हैं। तो बताइए कैसे हम रजिस्टर कराएं, ये समस्या मेरे सामने आ गई है। तो विकास सरकार चाहती है तो ये नियम को ख़त्म करे, और कृषि जिला अधिकारी द्वारा, जो सरकार के जिला अधिकारी हैं, उनके द्वारा हमारा परीक्षण कराएं मौके पर, और हमारी रजिस्टर कराने की कृपा किया जाए। इससे कि देश की लाभ है। हम तो मेहनत करते हैं, ज़रूर निकाल रहे हैं वैरायटियाँ, तो देश का लाभ होगा तभी, नहीं तो ये अटका रहेगा एक यूनिवर्सिटी के चक्कर में। यह है जी। सर, हमारा सबसे पहला सवाल है कि एक किसान, चाहे वो यूपी का किसान हो, चाहे बिहार का हो, चाहे हरियाणा का हो, जो सबसे मूलभूत समस्या जो है जिससे वो रूबरू रोज़ होता है, वो क्या है और आपके हिसाब से उसको कैसे दूर किया जा सकता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि अगर हम तेलंगाना को ले लें और हम विदर्भ को ले लें, तो वहाँ पे किसानों द्वारा आत्महत्या जो किया जा रहा है, तो उसके मूलभूत देखा जाता है कि कृषि उत्पादकता वो नहीं रह गई है, लेकिन अगर आपको देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी क्या समस्याएं आती हैं कि जिसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है? तो सबसे पहले आप बताएं कि इसकी मूलभूत समस्या क्या है और उसको कैसे दूर किया, निवारण। क्योंकि सर पुरस्कार पाए हैं, यानी तो आपको जानकारी है कि कहाँ कहाँ कैच है, कैसे कैसे हम इस समस्याओं से दूर हो सकते हैं। सर देखिए कि जो आत्महत्या करना तो कोई उससे हल नहीं है। ये समस्या, ये गड़बड़ है मामला। जो भी किसान भाई हमारे आत्महत्या करते हैं,
वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो किसानों के सामने समस्याएं हैं ज़रूर है। अब देखिए जैसे हम ही कुछ देश के लिए काम कर रहे हैं तो मेरे आगे समस्या खड़ी कर दिया गया है। जी। तो किसान जो साधारण किसान है तो उनके आगे तो बहुत समस्या है। कोई काम को लेकर दौड़ते हैं, उनका काम पूरा नहीं होता, लोन समय से नहीं मिलता है तो बेसमय का मिलता है, तो काम उसका जो पैसा है सही काम में नहीं ले पाते हैं, तो बाद में वो भर भी नहीं पाते हैं वो पैसा को। तो कुछ तो समस्या ये हो जाती है कि जो कि वो भर नहीं लेते हैं तो बैंक वाले उनको वसूली के लिए परेशान करते हैं, दौड़ते हैं, तो अपना शर्म के मारे, लाज के मारे और करे क्या तो वो आत्महत्या कर जाते हैं। लेकिन आत्महत्या केवल हमारे तो समझ में है कि केवल लोन की वजह से नहीं होता है, और समस्याएं और है, लेकिन उस पर दिखाया जाता है कि किसान हत्या कर गया तो उसको दिखा देते हैं कि ये कर्ज के नाते मर गया, तो कि कुछ किसान को सहयोग मिल जाएगा, किसान सरकार की बुराइयां होगी तो उसको बुराइयों को तोपने के लिए किसान को आत्महत्या दिखाया जाता है। तो ये ज़्यादा करके ऐसा है, इक्का दुक्का ऐसा होता है कि जो कि सही में लोन के नाते, कर्ज के नाते वो आत्महत्या करता है। मैंने इसका पता भी लगाया हूँ कई जगह, तो मुझे ऐसा निकल कर आया है ये बात। जी कि इसमें किसान सम्मान निधि कितना सार्थक है, और अगर सार्थक है तो क्या इससे किसानों की समस्याएं हल हो सकती है, या सरकार इसको केवल जो है गोल गोल घुमा के वोट के चक्कर में बात कर रही है? देखिए, कहा जाए तो अभी तक कोई सरकार आई लेकिन किसान के लिए कोई कुछ काम नहीं किया, एक पैसे का। जब मोदी जी आए तो न कोई तो 6,000 रुपया साल में जब मिल रहा है, बहुत बड़े किसान नहीं रह गए हैं, ठीक है, हमारे तो बनारस में छोटे छोटे किसान हैं, तो 6,000 रुपया 2-2 हज़ार करके उनको 3 बार में मिल रहा है, तो उससे से खेती तो कर ही ले रहे हैं, तो उनको काफ़ी सहयोग मिल रहा है, अच्छा है। हम इसको तो बहुत बढ़िया मानते हैं। जो कि किसान को जो बीज खरीदना होता है, खाद जब खरीदना पड़ता है तो उस समय पैसा नहीं रहता है मौके पर, तो वो समय ज़रूर एक काम आता है, किसान का उद्धार है, इससे फ़ायदा है। सरकार कुछ और बढ़ा दे, 10-12 कर दे तो और बड़ी बात है। जहाँ 6,000 दे रही है, हम यही कहेंगे कि 12,000 तक होना चाहिए, हो जाए तो किसान बहुत खुशहाल हो जाएगा। ये है। अच्छा जेपी सर, एक एक चीज़ और देखने में आता है कि आजकल के जो किसान हैं वो अपनी एक एग्रीकल्चर या किसानी जो है वो छोड़ रहे हैं। अगर कारण पूछा जाए तो बताते हैं कि अब किसान में उतनी लाभ नहीं है, मतलब किसानी में उतनी लाभ नहीं है, लागत ज़्यादा लग जाता है, इनकम कम होता है, और मेहनत जो है वो 100% है। जहाँ पे देश की जीडीपी में अब कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, वहाँ पे इस तरीके से किसान अगर किसानी छोड़ रही है तो ये बहुत बड़ा सरकार के लिए चुनौती है। तो उस विषय पे हम बात करेंगे सर। देखिए, जो किसानों की बता रहे हैं कि किसान का लागत ज़्यादा लग रहा है, तो बात तो सही है कि लागत तो है, लेकिन लागत के अब साथ सरकार जो है बीज सब्सिडी पर दे रही है, खाद भी दे रही है, सब्सिडी दे रही है, तो सरकार की तरफ से तो कोई विशेष कमियां नहीं है। हाँ, एक कमी यह है कि आजकल मजदूर नहीं मिल रहे हैं, मजदूर मिल भी रहे हैं तो खेती का काम करने के लिए नहीं तैयार हैं, दूसरा काम करेंगे, मनरेगा के तहत काम करेंगे, आपके साथ काम नहीं करेंगे। मनरेगा पूरा निकम्मा बना दिया है लोगों को। हाँ, मनरेगा में चले जाएंगे, लेबरई वाले काम में चले जाएंगे, लेकिन कृषि के काम में वो करना नहीं चाहेंगे पैसा देने के बाद। और पैसा भी दीजिए तो 400-500 रुपया उनको चाहिए, तो एक किसान इतना नहीं दे सकता। इसलिए, और किसान का खुद घर का लड़का काम करने को, कृषि में काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो भाग पड़ा जाता है। जो खेती कर रहा है तो वो धीरे धीरे बुजुर्ग हो रहा है, तो बताइए जब वो बुजुर्ग हो गया, ताकत नहीं है तो कितना करेगा, कब तक करेगा, तो वो भी थक मरा है। इसलिए खेती जो है पिछड़ता जा रहा है। नहीं तो खेती में बहुत इनकम है। देखिए, सब्जी की खेती करे आदमी, गेहूँ, चावल, धान है, इसमें इनकम है, क्यों नहीं है। हम कह रहे हैं कि 5,000 एकड़ में हमारा खर्चा लग रहा है, तो हमको 30,000-25,000 मिल रहा है, तो घाटा कहाँ है। लेकिन करने की बात है, जहाँ लोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग निकम्मे हैं, जो कि निकम्मई की बात करते हैं कि खेती में कुछ नहीं है। खेती से अपने परिवार को खा रहे हैं, परिवार खिला रहे हैं, लोगों को भी खिला रहे हैं। हाँ, समस्या ये ज़रूर है, जो कि कोई करने वाला नहीं है। मजदूर पैसा देने पर भी करने को तैयार नहीं है, और कोई मिल भी गया तो उनको 400-500 ही मजदूरी चाहिए। काम हुआ है कि 9-10 बजे आएंगे, फिर
2 घंटा काम करेंगे, फिर चले जाएंगे, 3 बजे आएंगे, तब से 5 बज गया। इसलिए काम का पता नहीं है, मजदूरी आपको 500 देना पड़ रहा है। ये समस्याएं हैं, ये सब समस्या दूर होना चाहिए। आजकल जो है सरकार फ्री दे रही है गरीबों के नाम से। गरीब तो गरीब कहाँ है? गरीब तो सब मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, गरीब तो मोबाइल चला रहे हैं, वो उनकी ठाठा बाट अलग है। एक मुद्दा सरकारों में बन गई है, केवल गरीबों की बात किया जा रहा है। गरीब की बात न करके और तरीके की दूसरे तरीके से बात किया जाए तो अच्छा है। और गरीब नाम एक मुद्दा बन गया है गरीब का, और गरीब कहीं कोई नहीं है। गरीब कहने से नुकसान है, देश का नुकसान है। किसान थक गया। जब जिस दिन किसान एकदम खेती करना बंद कर देगा तो देश की बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। मुझे भी एहसास हो रहा है कि मेरा भी खुद नहीं कहीं हो रहा है। मजदूर नहीं मिल रहे हैं, बच्चे नहीं करना चाह रहे हैं। वो नौकरी मिल जाए वो करेंगे, बिजनेस कर लेंगे, लेकिन खेती में कोई हाथ बटाना नहीं चाह रहा है। जी अगर सर 2 सवाल इससे निकलते हैं कि अभी मोदी जी ने 2020 या 21 में बोला था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दूनी करेंगे, तो क्या आपके अनुसार ऐसा पॉसिबल संभव है? और अगर संभव है तो क्या हो चुका है या हो रहा है, और किस तरीके से वो आमदनी दूनी करेंगे? जी, मोदी जी का ये सोच बहुत सही था और काफ़ी हद तक उन्होंने काम भी किया है। दुगनी आय में दुगना कोई दुगनी आय से संबंधित ये तो नहीं है कि सम्मान किसी योजना में तो वो पैसा दे दिए तो वो आ गया तो उसको नहीं, मान लिया जाए? कृषि में जो है उन्होंने नई टेक्निक जो लाए हैं, जैसे कि आप ये करिए, ऑर्गेनिक खेती जो करिए, नेचुरल फार्मिंग खेती का करने के लिए जो ये सब किया जा रहा है, इस पर भी सरकार की जोर है। तो सही बात है। देखिए, हम हिमाचल गए थे, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर एक वो हैं आपके राज्यपाल थे, आपके आचार्य जी, देवव्रत आचार्य जी वहाँ के। तो उन्होंने वहाँ पर जाकर काफ़ी उन्होंने काम किया है। काफ़ी वहाँ पर घर लोग जो है कि प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और उनकी पैदावार भी बहुत अच्छा मिल रहा है। वही वो गुजरात में जाकर, गुजरात में राज्यपाल हैं, वहाँ भी फाने हैं, कई काफ़ी किसान उसमें जुड़ गए हैं। मैं खुद प्राकृतिक खेती करता हूँ, कोई पैदा कम नहीं होता है। तो आमदनी इससे दूनी हो रही है। बिल्कुल, आपकी लागत कम होगी तो दुगना लाभ होगा ही। तो देखिए, मोदी जी और जो है MSP वगैरह सारा था उनका, जो दुगना आय के लिए उन्होंने बिल लाया था। हाँ, किसान क्रेडिट जो बिल नहीं लाए थे, जो वापस ले लिया उन्होंने, जो किसानों ने आंदोलन करके और उसको वापस कर दिए। तो ये तो देखिए, मोदी जी के सोच को लोगों ने बर्बाद कर दिया किसान के नाम से। लेकिन मोदी जी ने सही लाया था। लेकिन ये जो दलाल लोग जो हैं, किसान नेता लोग बनते हैं कि किसानी के मसीहा बनते हैं, ये लोग मसीहा नहीं हैं। ये लोग तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये लोगों ने आंदोलन खड़ा किया और किसानों की जो लाभ होने वाला था उसको ये लोगों ने खा गए। मोदी जी को अंतिम में दिखाने लगे कि इतना मनई मर गए, या हो गए, वो हो गए। अंत में झुकाकर उनके बिल को वापस करा दिए। वो बिल वापस न होता तो आज मुझे ये विश्वास है कि दुगना आय किसानों का हो गया होता। अभी अधूरा है जी। लास्ट 2 सवाल जेपी सर। पहला सवाल कि अगर हम ज़्यादा उत्पादन के लिए पढ़ते हैं, ज़्यादा उत्पादन करने के चक्कर में हम यूरिया को लगाते हैं, यूरिया, और कहा जा रहा है कि अब जो है कि हमारी धरती माँ जो है, एक क्षमता होती है किसी चीज़ की, वो क्षमता धीरे धीरे खत्म हो रही है। और हम अगर यूरिया वाले कंपनियों को भी देखें तो DPT और यूरिया दिए जा रहे हैं, एसिड दिए जा रहे हैं, अल्कोहल पिलाए जा रहे हैं। तो इसके लिए एक दूसरा उपाय कृषि में किया गया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग जी, जो कि जैविक खेती, जैविक खाद द्वारा वो किया जाए। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये भविष्य की खेती बन सकती है भारत में? क्योंकि उत्पादन सुनते हैं कि उसमें जेपी सर कम हो जाता है। देखिए सर, हमारे बच्चेपन में, मैं जब 7-8 साल का था तो उस समय यूरिया डाई एकदम नहीं था हमारे यहाँ। वही हमारे लोग पशु रखते थे, घर का गोबर का खाद खेत में फेंकते थे और सनई ढैंचा बोते थे। तो कुछ लोग तो सनई की जोताई कर देते थे खेत में, जब 4-5 फीट का हो गया तो उसका जोताई कर देते थे। और उसमें कच्चा गोबर जो पशु हगते हैं, ताज़ा गोबर, तो उसको मुट्ठा का मुट्ठा 2-5 कुंतल पूरे खेत में आप फेंकवा दिए और उसको उस खेत में पानी भर दीजिए। तो कुछ दिन में जो कीटाणु इतना पैदा हो जाते हैं कि वो गोबर जो कच्चा होता है उसके साथ वो लकड़ी को चालने के लिए पूरा चाल कर मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं। तो इससे पैदावार बढ़ जाती थी। किसान इसी तरह से खेती करता था, कोई पैदा की कमी नहीं था, केवल कमी था तो पानी का।
जब यूरिया डाई नहीं था। अब के युग में जब है यूरिया डाई आ गया तो अब के बच्चे तो देखे ही नहीं कि पशु का कैसे ऑर्गेनिक खेती होता है। उन लोग तो डाई यूरिया की खेती देखे, तो इसलिए ये लोगों को विश्वास नहीं है। आज भी खेती अच्छी हो सकती है, जैसे कि मैं करता हूँ। हमने ढैचा लगाते हैं, 1 एकड़ ढैचा लगा दिए और उसकी क्या की है कि जोताई रोटावेटर से कर दिए। रोटावेटर से करने के बाद हम क्या करते हैं, कच्चा पशु का जो ताज़ा गोबर होता है उसको 1 एकड़ में 5 से 10 कुंतल आपको मिल जाए, पूरा खेत में मुट्ठा का मुट्ठा फेंकवा दीजिए। आप पानी भर दीजिए, 1 से 2 बार पानी आप भर दीजिए और जब ज़मीन सूखेगा तो देखेंगे आप खेत को कि कोई जोताई कर दिया है, एकदम भुर्रा बन जाएगा। वह कीटाणु चाल देंगे मिट्टी के साथ, वो लकड़ी उकड़ी को खा कर रख देते हैं, वो ताकतदार मिट्टी बन गई। और आप जो है जीवा अमृत बना लीजिए, गाय का मूत्र का ये सब है, गुड़ है, सब 2 दलिया आटा वगैरह का जीवा अमृत हम बनाते हैं और उसको बीज में मिलवा कर आप डायरेक्ट बुआई करिए। थोड़ा बीज की मात्रा, शाखा के चक्कर में मत रहिए, वैज्ञानिकों के चक्कर में मत पड़िए। जो गेहूं है आपको बोना है जो कम शाखा करे, उसी गेहूं को बोइए। आप जहां 40 किलो डालते हैं उसके बदले आप 50 से 60 किलो बीज डालिए। हमारा पौधा निकलेगा, पेड़ में डांठ निकलेगा तो माल निकलेगा। तो हम बीज की मात्रा बढ़ा देते हैं, पैदा बढ़ जाती है, घटती नहीं है। हम ऐसा करते हैं, मैं किसान को भी राय ही देते हैं, तो ऐसा हो। मतलब ये भ्रामक है कि इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग से उत्पादन कम हो जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपके बताए जा रहे विधि द्वारा किया जाए तो उत्पादन बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा हुआ है, ये तो पहले के लोग करते ही थे और उसी को हमने हमारे बुजुर्गों का किया दिया जो है, उनके बीज को मैंने संरक्षण किया, उनके कामों को मैंने संरक्षण किया हूँ, उन्हीं के सोच से मैं एक काम कर रहा हूँ। मुझे तो कोई नुकसानी नहीं है, मैं उसका पैदा बढ़िया पाता हूँ। ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा पैदा मिलता है, बस बीज की बिल्कुल मिलेगा। हमारी लागत ख़त्म हो गई। आप जब यूरिया डाई ये सब ज़्यादा डालेंगे, हाँ यूरिया आप डाल रहे हैं, आपको यूरिया पर विश्वास है, तो जहाँ 1 एकड़ में 1 बोरी आप डाल रहे हैं, 5 किलो का घोल बनाकर आप टॉप ड्रेसिंग करके आप पूरे खेत में आप अपने फसल को डाल दीजिए, आपका उससे बढ़िया होगा। जो आप 1 बोरी डाल रहे हैं, 5 किलो यूरिया से आप 1 एकड़ की खेती करिए, वो फसल आपका और अच्छा रहेगा। तो यूरिया कम डालिए, टॉप ड्रेसिंग करिए मशीन द्वारा, ये है। जेपी सर का आपका तो अनुभव बहुत ज़बरदस्त है, हमारे दर्शकों को इससे लाभ भी होगा। लास्ट सवाल, आप सरकार के द्वारा, जो कि आपने बताया जिला कृषि अधिकारी और भी तरह तरह के लोग हैं, कृषि उपनिदेशक, उनसे किसानों को कितना लाभ मिल पाता है और ये लोग आपका सहयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? सर ये एकदम फैक्ट बताइएगा, चैनल पे देख के मत बताइएगा। अच्छा, धन्यवाद। देखिए सर, ऐसा है कि सरकार द्वारा आपको मदद मिलती है कि नहीं? सरकार से तो अभी कोई मदद नहीं मिली है। हम तो देखिए समृद्धि आयोग, जो कृषि समृद्धि आयोग का जो गठन हुआ है, उसके हम योगी जी के सदस्य हैं और योगी जी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। तो अभी हमको कोई सरकार से कोई फंड नहीं मिला है, कोई वो सहयोग नहीं मिला है। हाँ, ये है कि हम अपना परीक्षण के लिए कृषि जिला अधिकारी वगैरह को पत्र वगैरह लिखते हैं, जाकर बुलाते हैं, तो वो लोग आते हैं, मेरा खेत देखते हैं। तो वो लोग जब देख लेते हैं तो उनको एक अलग अनुभव होता है कि वास्तव में हमने बहुत दुनिया घूमा, कहाँ कहाँ गया, अपने फार्मों पर देखा, लेकिन ऐसा चीज़ जो जेपी सिंह के खेत पर देख रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं देखा है। तो ये सब करते हैं, वाहवाही करते हैं और लिख कर जाते हैं हमारे सारे रजिस्टर पर कि मैंने आज यहाँ टड़िया में आया और आज जो मैं ऐसा देख रहा हूँ, आज तक ऐसा कहीं नहीं देखा हूँ, जो मैं इनके खेत पर देख रहा हूँ, इनके कामों को देख रहा हूँ, ये सारा है। वो कहते हैं कि आपका मैं मदद करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा इस चीज़ को। तब से क्या पता लगा कि उनकी बदली हो जाती है, फिर कोई नया आ गया तो फिर अब उनको बताने जाइए, फिर वो आएंगे, हाँ, तो वो देखेंगे, फिर वही बाबा, यही प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कोई फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ है। देखिए यूपी गवर्नमेंट से हमारी 1 वैरायटी धान का रिलीज, गेहूं का रिलीज हुआ है, 2 वैरायटी अरहर का रिलीज हुआ है। मैंने शोध सलाहकार समिति में भी हूँ, जो हर BHU यूनिवर्सिटी वगैरह अपनी अपनी वैरायटी जो निकालते हैं तो इनको ट्रायल में देते हैं सरकार को। 1-1 किलो 10 फार्म है, इनका शोध केंद्र है पूरी उत्तर प्रदेश में। तो 1-1 किलो का थैली देना पड़ता है, जैसे गेहूं है तो 10 थैली 1 वैरायटी का देना पड़ता है कि 10 फार्म पर जाता है, लगता है। तो 3 साल लगातार देना पड़ता है, उसमें मैं भी बैठता हूँ जाकर, और 3 साल देते हैं 1 वैरायटी का। तो 3 साल जिनकी वैरायटी अच्छी निकल कर आती है उसी की वैरायटी रिलीज होती है। तो तरह से मेरी 2 वैरायटी अरहर का, 1 वैरायटी गेहूं का रिलीज हुआ है।
कुछ वैरायटी हमारा एक आध पॉइंट पर कम कर दिए पता नहीं, तो और किसानों में ज़्यादा होता है, डेढ़ा दुगना होता है, तो मुझे शक हुआ। तो अपने यहाँ जो कलेक्टरी शोध फार्म है, मैंने वहाँ पूछा इन लोगों से, यार हमारी वैरायटियाँ कहीं कम हो जाता है तो कहीं बेसी, ये क्या है, एक आध पॉइंट मेरा गिरा दिया जाता है। तो ये लोग कहे कि भैया ऐसा है जेपी सिंह, आजकल इसमें भी चलता है, कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। हाँ, देखिए कुछ लोग आते हैं 35,000 दिए थे कि हमारा यार 2 पॉइंट बढ़ा दीजिए, 3 पॉइंट बढ़ा दीजिए, तो आपका तो हम लोग बिना पैसे का बढ़ा देंगे। तो हम कहे हमें ये नहीं चाहिए, नकली बढ़ाना नहीं है, असलियत को काम सही करिए, ये है। तो हो सकता है कि इसी के नाते एक आध 2 पॉइंट मेरा गिरा दिया जाता है। तो कुछ ये सब कहने के नाते हो सकता है कि कुछ वैज्ञानिकों ने विरोध कर दिया वहाँ शोध सलाहकार लखनऊ में, समिति में, कृषि भवन में, कि किसान जब वहाँ के अध्यक्ष आकर बैठते हैं कुर्सी पर, तो उसमें सबकी परिचय पूछा जाता है। तो उसमें मेरा भी पूछा जाता है, तो मैं कृषक जयप्रकाश सिंह खड़े होते हैं, बताते हैं परिचय। तो जब मेरी वैरायटी टॉप करती है तो अध्यक्ष पूछते हैं कि देखिए ये किसान की वैरायटी ये रिलीज हो रही है, इनकी वैरायटी इतनी आगे जा रही है, आप लोगों को सरकार इतनी मदद देती है, पैसा देती है, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इन सब के नाते इन लोगों ने कोई गठन किया हो कि मेरा 3 साल से मेरा शोध सलाहकार समिति से निकाल दिया गया है, उसमें हटा दिया गया है। ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों मेरी वैरायटी टॉप कर रही है। ये भी तो देश हित के लिए मैं काम कर रहा हूँ। हमको तो सरकार कोई पैसा दे नहीं रही है कि जयप्रकाश जी आपको 1 करोड़ रुपया दिए, आप वैरायटी निकालिए। हम तो अपने से निकाल रहे हैं, और वो अच्छी होगी तो सरकार को मैं दे दूंगा, सरकार अपना बढ़वावे, किसानों तक पहुंचाए। किसान की भला चाहती है तो भला करे, मैं भी भलाई में साथ देना चाहता हूं। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये हम अपने चैनल के माध्यम से सर से बात करेंगे यहाँ पे, और 18 तारीख के बाद हमको बुलाया गया है, क्योंकि 17-18 में यहाँ पे हम लोग के प्रधानमंत्री आ रहे हैं जी देश के। सर लास्ट सवाल कि एफपीओ क्या है और इससे किसानों को कितना लाभ होता है, तो क्या वाकई में एफपीओ का गठन जरूरी है? हाँ सर, देखिए एपीओ बहुत अच्छी चीज़ है। जब किसानों का एक संगठन बनकर रहेगा, इकट्ठा माल कोई भी सब्जी है, जैसे टमाटर है, बैगन है, कोई भी चीज़ है, वो तैयार करेंगे, या ऑर्गेनिक जो नेचुरल फार्मिंग खेती जो है इसको पैदा लोग करेंगे, तो किसान का माल जो है एपीओ के माध्यम से इकट्ठा रहेगा, तो कहीं भी बाहर एक्सपोर्ट वगैरह हो सकता है, जाएगा तो जहाँ भेजने लायक रहेगा तभी ना एक्सपोर्ट होगा, तो उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। तो किसानों की फ़ायदा है, इससे बहुत अच्छी चीज़ है एपीओ का। इस पर सरकार पूरी जोर दी है, कुछ लोग इसमें जुड़े भी हुए हैं। हमारे समझ में तो अच्छा है। जेपी सर 2-4 एफपीओ का नाम बताइए जो बनारस में कार्य कर रहा है, सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, क्योंकि इस पे हम लोग की बड़ा गहन अध्ययन चल रही है और अभी तक रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। तो सर देखिए, तो हम हरियाणा वगैरह का कुछ अपने बनारस का बताइए। बनारस का सर कोई हमसे मिलने नहीं आता है, कोई बातें नहीं किया, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। ये है, ये दुर्भाग्य है सर कि मैं इतना पहुँचा हुआ हूँ हर जगह से, लेकिन पता नहीं क्यों कि अभी तक देखिए हमने हमको पद्म भूषण के लिए ये आए थे आपके चैनल, वो दूरदर्शन के जो वो होते हैं अधिकारी, बड़े निर्देशक, वो आए थे। बीएचयू किसान चैनल का वो था, हम ही मांग किए थे सर। जो मोदी जी 2014 में जो चुनाव लड़ रहे थे, तो उसमें मुझे बुलाया गया था मुरली मनोहर जोशी के यहाँ, तो मैंने गया था सर। तो उसमें मैंने अपनी बात रखा था किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसान के हित में जब कोई सरकार काम करेगी तो किसान हमारा साथ देगा। तो इसमें पूरा वादा किए थे कि किसानों के हर काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाएंगे। ये एनएसपी जो है, ये सब जितना था, तो उस पर सर हमारा मुरली मनोहर जी जोशी हमारे गेहूं के बाल को लेकर कम से कम 200-250 मीडिया के लोग थे, वहाँ चैनल के लोग देश विदेश के भी, उसमें पूरा हाईलाइट किए थे गेहूं का बाल वगैरह लेकर। उनका पूरा हमारे पास वो है पोथी, जो घोषणा पत्र का, हाँ पूरा घोषणा पत्र का मेरा है, उसमें मेरा नाम डाला गया है सारे कामों का किसानों के लिए। तो सर उसके बाद क्या हुआ कि किसान चैनल का कि किसानों के लिए भी एक चैनल होना चाहिए। मेरा मांग उसमें था कि एक किसान चैनल होना चाहिए कृषि के लिए, जो कि किसानों के लिए ही केवल वो काम करे। तो सर उसका वो हो गया। तो एक जोशी साहब करके हैं,
और ये लोग वहाँ से आए थे दिल्ली से, तो हमको बुलाया गया बीएचयू सर। तो बीएचयू में ये पास हुआ यहाँ पर बीएचयू से। तो सर वो हमारे वैरायटी वगैरह को जो देखे निर्देशक साहब जो दूरदर्शन के हैं, तो उन्होंने गए कहे कि उसके बाद हमको फ़ोन किए कि आपका हम लोगों ने पद्म भूषण के लिए चयनित किया हुआ है। और बीएचयू को काम मिला, राजेश करके हैं, उनके पीओ थे कुलपति जी के, कि आप इनके बारे में आप इनकी जीवनी लिखिए, ऐसा ऐसा करिए, और पेपर में निकाल राजेश सिंह जी, राजेश सिंह को। तो सर राजेश सिंह का किए कि हमसे फ़ोन कर कर कहे कि ऐसा ऐसा दिल्ली से आपका आया है, आप अपना जीवनी वगैरह हमको बनाकर पूरा दीजिए। मैंने 3 दिन सर दिन रात मेहनत करके कुल लिख उख कर तैयार किया, उनके पास पहुंचाया। पता नहीं कौन उनको क्या कह दिया कि हम लोग फराड हैं, दूसरे का बीज लगाकर हम अपना बताते हैं। सर मैंने चैलेंज दिया हूँ कि भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी या शोध संस्थान हमारे गेहूँ से मिला ले, बालियों से मिला ले, दाना से मिला ले, बताइए दूसरे का चीज़ होता तो मेरी वैरायटी रजिस्टर होता। सर इन्होंने नहीं लिखे मेरा, बल्कि शिकायत उल्टा उनसे कर दिए कि ये लोग फ्रॉड हैं। तो वहाँ मैंने फ़ोन किया, सर क्या हुआ, वो तो लिख नहीं रहे हैं। क्या भाई अब देखिए बाद में बात करेंगे, कुछ आपके बारे में शिकायत मिला है। मैं सर पटक कर रह गया कि कौन ऐसा मेरे बारे में शिकायत किया, मैं इतना मेहनत करता हूँ, सच्चाई है उसका भी मैं सर जांच कराना चाहता हूँ कि ये जांच होना चाहिए, कौन मेरे बारे में ऐसा शिकायत किया। एक मेहनत करने वाला, हम 1990 से इस कार्य में लगा हुआ हूँ, सरकार में हूँ, हम प्रदर्शन लगाते हैं, सरकार में बीज देते हैं, रजिस्टर कराते हैं, हम देश भर को इनवाइट करते हैं अपने खेत पर दिखाने के लिए। कोई आकर तो कह दे मेरी वैरायटी है सर, और मेरा पद्म भूषण के लिए वो कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो मैंने पद्म श्री के लिए 2017 में मैंने वो डाला आवेदन। तो सर आवेदन गया, फिर मुझसे कलेक्टर साहब ने भेजा आपके कृषि निर्देशक को, फिर उन्होंने केबीके वालों को किया कि आप इनका पूरा वो करके, तो सारा ये जो किताब वगैरह दिखा रहे थे सारा तैयार वगैरह करके इन लोगों ने भेजा। अभी तक मेरा चयनित नहीं हुआ है। क्या खैर इसकी बात हम लोग सर करेंगे और ऊपर भी बात करेंगे हम लोग, और कृषि मंत्री से भी कोशिश से बात करेंगे। और ये आप बनारस की जनता को, राज्य की जनता को और देश के जनता यहाँ से हमारा तात्पर्य जेपी सर किसानों से है, क्या संदेश देना चाहेंगे, ये हमारा आखिरी सवाल है। हम अपने किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे, हिम्मत न हारिए बिसारिए न राम। जब आप हिम्मत हार जाएंगे तो देश मर जाएगा, भूखे मर जाएगा। तो आप देश के ऋण है, आप मत हिम्मत हारिए, आप खेती इसी तरह से करिए। हो सकता है कोई परिंदा आएगा आपका पूरा मदद करेगा, ज़रूर करेगा। और कृषि महान है, भारत प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। इसलिए हम कहेंगे कि मेरे किसान भाइयों, कभी भी थोड़े परेशानी में आत्महत्या न करिए। आत्महत्या करना है, कोई आपकी चिंता है तो एक बार जयप्रकाश सिंह से ज़रूर मिल लीजिए। मैं अपना धन मन तन लगा दूंगा उनके साथ देने के लिए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अभी आप हमारे साथ जो है जेपी सर को देख रहे थे, जो कि कृषि, अब मैं तो इनको वैज्ञानिक ही कहूँगा कि कृषि वैज्ञानिक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक नया तरीके से बीज लाते हैं, जो कि जनता को भी इससे लाभ मिलता है, सस्ते दर पे उनको अच्छी चीज़ें मिलती है। तो ये कह सकते हैं कि सर कि भारत की जो ऋण है या अर्थव्यवस्था में ऋण का काम करती कृषि, उनसे हमने आपकी मुलाकात कराई और इसी तरह हम आगे भी इनसे जुड़े रहेंगे और इनसे जो है बनारस के लोगों को लाभ दिलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।